बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम इस वीडियो लेक्चर में गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत कोर्ट की जुरिसडिक्शन, गार्डियन कौन अपॉइंट हो सकता है, क्या चैरिटेबल सोसाइटी गार्डियन बन सकती है, माइनर कौन हो सकता है, वगैरह वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। तो आइए आज की इस वीडियो का प्रीव्यू देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से निकात पर रोशनी डालेंगे। नंबर 1, द कोर्ट्स प्रोसीडिंग। नंबर 2, इफेक्ट ऑफ बीइंग अपॉइंटेड अ गार्डियन। नंबर 3, सक्सेशन ऑफ गार्डियनशिप। नंबर 1, कोर्ट्स प्रोसीडिंग। Any person including a relative or friend interested in becoming a guardian must apply to the court under the provisions of Guardian and the Ward Act 1890 for being appointed as guardian. He is not bound to wait until his legal title or fitness to act as guardian is disputed by another person. कोई भी शख्स बशमूल कोई भी रिश्तेदार या दोस्त जिसको माइनर का गार्डियन अपॉइंट होने में दिलचस्पी हो, वो गार्डियन अपॉइंट होने के लिए गार्डियन कोर्ट में दरखास्त गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत दायर करेगा। नाजरीन, अब बच्चों का चचा है वो डिफेक्टो गार्डियन है, लेकिन उसको इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई रिश्तेदार एतराज़ करे तो फिर मैं गार्डियनशिप के लिए दरख्वास्त दूंगा। बेशक कोई कंटेस्टेंट नहीं है तो फिर भी इसको चाहिए कि वो लीगल तौर पर दरख्वास्त देकर अदालत से गार्डियन अपॉइंट हो जाए। ये ज़रूरी ना है कि किसी ने एतराज़ किया तो आप कोर्ट में गार्डियन अपॉइंट होने के लिए जाएं। आजकल वैसे भी ज़रूरी हो गया है कि बच्चे की जो रजिस्ट्रेशन नादरा में होना है उसके लिए ज़रूरी है कि अगर उस नाबालग के पेरेंट्स मौजूद नहीं हैं तो गार्डियन का अपॉइंट होना नहायत ही अहम है। अदरवाइज़ लोग कोर्ट में नहीं जाते थे और ना ही गार्डियन अपॉइंट होते थे। हालांकि इससे माइनर और गार्डियन दोनों के लिए सिक्योरिटी हो जाएगी, दोनों को सिक्योरिटी मिल जाएगी। बेहतरीन तरीका यही है कि कोर्ट से गार्डियन अपॉइंट हुआ जाए। द प्रोसीजर फॉर सच एन एप्लीकेशन इज स्टेटेड इन सेक्शन 10 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड एक्ट एंड नो ऑर्डर शुड बी मेड अनलेस नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन इज गिवन टू पर्सन्स इंटरेस्टेड इन द माइनर। सेक्शन 10, नाजरीन, सेक्शन 10 में प्रोसीजर मौजूद है कि दरख्वास्त कैसे देनी है। हम जब सेक्शंस की स्टडी करेंगे तो इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। अब जब एप्लीकेशन फ़ाइल हो गई है उस पर उस वक्त तक फ़ैसला ना होगा, यानी कि कोर्ट उस वक्त तक फ़ैसला नहीं कर सकती जब तक उस बंदे को नोटिस ना मिल जाए, नोटिस ना किया जाए जो माइनर का गार्डियन बनने में दिलचस्पी रखता हो कोर्ट की नज़र में। नाजरीन, अब आप सोच रहे होंगे कि कोर्ट को कैसे पता होगा कि कौन सा बंदा इंटरेस्टेड है माइनर का गार्डियन बनने में। तो इसका जवाब ये है कि कोर्ट को बिल्कुल पता नहीं होता। तो इस बात की जांच पड़ताल के लिए पब्लिक एट लार्ज यानी अवाम उन्नास को मतला करने के लिए अखबार में इश्तिहार दिया जाता है और अगर कोई बंदा अदालत नहीं आता तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के तहत एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है और इसके बाद गार्डियन अपॉइंट कर दिया जाता है उस शख्स को जिसने अदालत में एप्लीकेशन दी हुई हो। During the court's proceedings, the court exercises the parental jurisdiction over the child. नाजरीन, गार्डियन कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान बच्चे पर पेरेंटल जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करती है, यानी वालदैन होने का जो इख्तियार होता है कोर्ट आलमोस्ट सेम एक्सरसाइज करती है। जिस तरह वालदैन बच्चे की खजानियत किसी और को देंगे तो जितनी केयर और काशन से
वो चीज़ों को देखते हैं। इसी केयर एंड कॉशन से अदालत का फ़र्ज है कि देखे। द कोर्ट इज़ आल्सो एम्पावर्ड टू गिव टेम्परेरी कस्टडी एंड ऑर्डर प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सन एंड प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑफ द केस। नाजरीन, अगर बच्चा किसी की कस्टडी में ना है तो अदालत आर्जी तौर पर बच्चे यानी नाबालिग की कस्टडी उस शख्स को दे सकती है जिसने अदालत में दरख्वास्त दायर की है। बच्चे की ज़ात और प्रॉपर्टी दोनों की टेम्परेरी खजानियत केस प्रोसीडिंग्स के दौरान उसी शख्स को दी जा सकती है ताकि इसका कोई राइट गबन ना हो। नाबालिग के राइट्स को सिक्योर करने के लिए आर्जी कस्टडी अदालत दे सकती है। While appointing a guardian, the court must have regard to the welfare of the minor, which covers the factors such as age, sex and child's religion, the character and the capacity of the proposed guardian and his nearness to the child, the wishes, if any, of the deceased parents and any existing or previous relations of the proposed guardian with the minor or his or her property, and if the child is old enough to perform an intelligent preference, then such preference should also be considered. अब गार्डियन अपॉइंट करते वक्त कोर्ट ने जो सोल फैक्टर देखना है वो माइनर की वेलफेयर यानी फलाह या भलाई किस में है। अगर दो कंटेस्टेंट हैं तो कौन बेटर है माइनर के लिए। अब कोर्ट वेलफेयर और बेटरमेंट का अंदाज़ा उनकी माली हैसियत देकर ना करेगी, बल्कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स शामिल हैं। इसमें एज देखी जाएगी कि जो गार्डियन अपॉइंट होने के लिए कोर्ट में आए हैं वो बूढ़े तो ना हैं कि बच्चे की केयर ना कर सकें, कम एज तो नहीं कि वो इतना मैच्योर नहीं है कि बच्चे को संभाल ही ना सके। इसका सेक्स यानी जेंडर ज़रूर देखा जाएगा कि वो मेल है या फीमेल है। नाबालिग का मज़हब देखा जाएगा। जो गार्डियन अपॉइंट होना चाहता है इसका करैक्टर कैसा है, इसकी नाबालिग के साथ कुर्बत कितनी है। अगर माइनर के फादर एंड मदर दोनों डिसीज़्ड हैं तो अगर उनकी कोई ख्वाहिश रही है कि अपनी ज़िंदगी में कि वो अपने बाद किसी को कस्टडी सौंप कर गए हैं तो वो अदालत ज़रूर मद्देनज़र रखती है। और अगर कोई और रिलेशनशिप जो माइनर और उसकी प्रॉपर्टी के साथ प्रोपोज्ड गार्डियन का है अब होगा या प्रीवियस था तो वो अदालत ज़रूर देखेगी। मिसाल के तौर पर बच्चे का चचा है, बच्चा एक अरसे तक किसी भी सिलसिले में इसके साथ रहता रहा है, इसके पेरेंट्स ने इसके साथ छोड़े रखा है, वो पढ़ने के लिए इसके साथ रहता था या किसी भी तरह से कोई और भी एलिमेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई ही हो। तो प्रीवियस रिलेशनशिप जो उनका रहा है, उनके फैमिली टर्म्स हैं, कुछ भी ऐसा सीन है तो वो भी कोर्ट ज़रूर देखेगी। और अगर बच्चा इतना बड़ा है कि वो मुदब्बराना किस्म की प्रेफरेंस दे सकता है, वो किसके साथ रहना चाहता है, तो कोर्ट इसको भी मद्देनज़र रखेगी। तो ये चीज़ एक फैक्टर्स में डिटेल में इन पर बात सेक्शन की स्टडी के दौरान की जाएगी। नंबर 2, इफ़ेक्ट ऑफ बीइंग अपॉइंटेड अ गार्डियन। गार्डियन अपॉइंट होने के बाद क्या असरात मरतब होते हैं। A guardian is responsible to ensure that the minor is supported, fed, housed, clothed and educated in a manner suitable to his or her position in life and to the fortune which he or she is likely to enjoy upon the age of majority। अब जो शख्स गार्डियन अपॉइंट हो गया है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो इंश्योर करे इस बात को कि माइनर को खुराक प्रॉपर मिल रही है, इसको प्रॉपर घर दिया गया है, इसको
इसके कपड़ों, इसकी तालीम का ख्याल सही तरीके से रखा जा रहा है। अब ये नहीं कि गार्डियन अपनी औकात से बाहर जाकर ये सारी चीज़ें करे, वो उसी पोजीशन में करेगा जिसमें उसका अपना लिविंग स्टैंडर्ड है। The guardian appointed by the court is entitled to such allowance as the court thinks fit and for the minor's care and the efforts that he or she goes through while undertaking the duties. The allowance could be paid out the property of the ward. अब नाजरीन, कोर्ट जो मुनासिब समझेगी वो एक अलाउंस ज़रूर फिक्स कर देगी उस बच्चे की केयर के लिए जो एफ़र्ट्स की जा रही हैं या जो ड्यूटीज़ जो भी शख्स परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए कोर्ट अलाउंस फिक्स कर सकती है। द अलाउंस कैन बी पेड आउट फ्राम द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर और वार्ड। अलाउंस अगर माइनर की प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी है किसी किस्म की भी, चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल है या इमूवेबल है, तो उस प्रॉपर्टी की आमदनी में से पे किया जा सकता है। द गार्डियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट विदाउट कोर्ट्स परमिशन कैन नॉट रिमूव द वार्ड फ्राम लिमिट्स ऑफ कोर्ट्स jurisdiction. The permission could be special or general and could be in the court order. Illegal removal of a ward from the court's jurisdiction is punishable with a fine not exceeding 1000 rupees or jail term extending 6 months. अब अगर कोई भी गार्डियन अपॉइंट थ्रू कोर्ट हो गया है तो वो माइनर को अदालत की इजाज़त के बगैर अदालत की जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं ले जा सकता। अगर अदालत की हदूद से बाहर जाना है तो अदालत को दरख्वास्त देना होगी जिसमें बताया जाएगा कि उस माइनर को बाहर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट क्यों ले जाया जा रहा है, कब जाना है, कब उसे वापस लाना है। अगर कोर्ट इजाज़त देगी तो ले जाया जा सकता है, अदरवाइज़ माइनर को कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। और अगर कोई शख्स इलीगली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर लेकर जाता है तो उसकी सज़ा 1000 रुपये जुर्माना तक हो सकती है या फिर 6 माह की कैद तक। नंबर 3, सेसेशन ऑफ गार्डियनशिप, यानी कि गार्डियनशिप कब ख़त्म होती है, कब ख़त्म किया जा सकता है। A court on the application of any interested person or on its own motion may remove a guardian appointed or declared by it or even a guardian appointed by will for the following amongst other reasons. अगर कोई शख्स एप्लीकेशन दे तो उसकी कोई रीज़न इस काबिल है कि गार्डियन को रिमूव किया जाए तो इस सूरत में कोर्ट गार्डियन को रिमूव कर सकती है, चाहे वो गार्डियन विल के ज़रिए ही क्यों ना अपॉइंट किया गया हो। नाजरीन, ये जो रीज़न्स हैं वो ये मंदरजा झैल हो सकती हैं। फॉर अब्यूज़ ऑफ ट्रस्ट, अगर वो किसी भी ट्रस्ट का ट्रस्टी है या ट्रस्ट को यूज़ करता है तो भी उसे रिमूव किया जा सकता है गार्डियनशिप से। फॉर कंटिन्यूड फेलियर टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ट्रस्ट, और कंटिन्यूसली अगर वो लगातार ट्रस्ट की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के काबिल ना रहा है या इनकैपेबल हो गया है तो भी उसे रिमूव किया जा सकता है। फॉर इनकैपेसिटीज टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ट्रस्ट, अपने ट्रस्ट को की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के काबिल ना रहा है। फॉर इल ट्रीटमेंट और निगलेक्ट टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द वार्ड, या वो बदसलूकी करता है, निगलेक्ट करता है, वार्ड की प्रॉपर केयर नहीं करता तो फिर भी उसे रिमूव किया जा सकता है गार्डियनशिप से। फॉर कंटेम्पचुअस disregard of any of the GWA's Guardian and Ward Acts provisions or any of the court order, अगर वो कोर्ट के किसी भी आर्डर की कंटेम्प्ट करता है तो भी यानी माइनर को
माइनर की प्रॉपर केयर कैसे करनी है तो वो नहीं करता, तो फिर भी हटाया जा सकता है। फॉर कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस इम्प्लाइंग अ डिफेक्ट ऑफ करैक्टर, और अगर उसे कोई सज़ा हो जाती है, यानी चोरी चकारी डकैती या जैसी भी कोई नोयत है उस पे किसी भी किस्म का कोई क्राइम करता है तो उस पर उसे सज़ा हो जाती है, तो फिर भी उसे हटाया जा सकता है। फॉर हैविंग एन इंटरेस्ट एडवर्स टू द फेथफुल परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़, और अगर कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी माइनर की कोई ज़मीन है और वो गार्डियन की ज़मीन के साथ लगती है, और गार्डियन उस ज़मीन की केयर के बजाय, वार्ड की ज़मीन की केयर की बजाय या उस माइनर नाबालिग की केयर की बजाय, की प्रॉपर्टी की केयर की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट देखता है कि उसे पानी वगैरह लगाना है या कुछ भी उसकी देखभाल करनी है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी की हद तक देखता है। तो साथ में अगर उस माइनर की प्रॉपर्टी है उसको निगलेक्ट करता है, उसकी केयर नहीं करता, तो भी उसे हटाया जा सकता है। फॉर सीजिंग टू रिजाइड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन, अगर वो गार्डियन अदालत की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर रहाइश पजीर ना रह सके या अपनी रहाइश कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन दायरा इख्तियार या हदूद के अंदर ना रख सके और वहाँ से बाहर चला जाए, तो भी उसको गार्डियनशिप से रिमूव किया जा सकता है। फॉर बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी इन द केस ऑफ गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का गार्डियन होने की सूरत में गार्डियन खुद गार्डियन को अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया है या बैंकक्रप्ट हो गया, तो भी उसे रिमूव किया जा सकता है। तो ये चंद एक फैक्टर्स थे जिनकी वजह से गार्डियन को लीगल गार्डियनशिप से रिमूव किया जा सकता है। अदर रीजंस, a guardian may apply to the court for discharging him or her from the responsibility of being a guardian। अब नाजरीन, एक गार्डियन खुद भी कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि वो अब इस काबिल नहीं रहा कि वो गार्डियनशिप की ड्यूटीज़ को, अपने फ़राइज़ को, नाबालिग को संभाल सके, तो वो अदालत में एप्लीकेशन देकर ख़ुद को उन ड्यूटीज़ से डिस्चार्ज करवा सकता है। अ पर्सन आल्सो सीजेस टू बी अ गार्डियन इन केस ऑफ हिज और हर डेथ, अगर कोई भी शख्स फोत हो जाता है तो इस सूरत में भी उसकी गार्डियनशिप ख़त्म हो जाती है। रिमूवल और डिस्चार्ज अपॉन द वार्ड सीजिंग टू बी अ माइनर, और अगर वार्ड की एज मेजॉरिटी की हो जाए, यानी 21 ईयर्स का हो जाए, तो भी जो गार्डियनशिप है वो ख़त्म हो जाएगी। वो अपनी केयर खुद कर सकता है, लुक आफ्टर अपने आप को खुद कर सकता है, इसके अलावा अपनी प्रॉपर्टी को भी लुक आफ्टर कर सकता है। तो वो अगर माइनर की डेफिनेशन से बाहर चला गया है तो भी गार्डियनशिप ख़त्म हो जाएगी। अपॉन द फीमेल वार्ड्स मैरिज हुज हस्बैंड इज़ नॉट अनफिट टू बी हर गार्डियन, और फीमेल वार्ड की अगर शादी हो गई है, यानी कि किसी भी फीमेल की शादी हो गई है और उसका हस्बैंड उसका गार्डियन बन जाएगा, वो अनफिट नहीं है कि वो गार्डियंस की ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सके, तो इस सूरत में भी गार्डियनशिप डिस्चार्ज हो जाएगी। और अपॉन द कोर्ट इटसेल्फ अज्यूमिंग द सुपरिटेंडेंस ऑफ द माइनर, और अगर कोर्ट अपने अंडर उस माइनर को ले लेती है, उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी टेक केयर कोर्ट खुद करना शुरू कर देती है, तो भी डिस्चार्ज हो जाती हैं ड्यूटीज़। तो नाजरीन, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इससे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के सेक्शंस का तफसीलन जायज़ा लेंगे 1 बाय 1 करके। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।